हाँ चले एवरीवन, आज हमारा मोहल्लम का डे 3 है। तो आज देख सकते हैं हम सुबह सुबह जब हम उठे थे तो फिर यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से था। देखिए अच्छा, हाँ जी सोनम जी, आप ये बताएंगे कि हमारे मंदिर के आसपास जो ये सीनरी दिख रही है, बगीचे, इस एरिया को हम क्या कहते हैं? और सोर्स ऑफ वाटर मुझे शायद ये जो नाला दिख रहा है ये है, और ऊपर साइड से और क्या कुछ नया हो रहा है गांव में, आप मुझे थोड़ा सा एलेबोरेट करेंगे? या हियर वी गो, व्हाट डू यू? ये जो पार्क है, ये जो बगीचा आपको दिख रहा है एग्जैक्टली ये सामने फ्रंट वाला, ये जो फ्रंट वाला ये जो जी, पूरा जी, जी। बगीचा आप देख सकते हैं, यहाँ से नीचे नाला तक, और ऊपर वहाँ पे आधा ये जो आधा वहाँ पे वाटर चैनल है एक, वहाँ से नीचे ये जो पूरा एरिया है इसका नाम जिला बोलते हैं। ओके ओके। तो ये हमारा एक मिनट में आपको रोकना चाहूँगा। ये जो वाइट मिट्टी है, वाइट मिट्टी, ये जो वाइट मिट्टी दिख रहा है इससे नीचे, ये बहुत ही रेयर चीज़ है। हाँ, बहुत ही हर कहीं हमें देखने को नहीं मिलता, राइट? ये वैसे तो इसके ऊपर प्लांटेशन नहीं होती है? प्लांटेशन नहीं होता है क्योंकि ये सॉइल एकदम से, मतलब इसमें कोई ह्यूमस क्या बोलते हैं, ह्यूमस और जो भी मतलब प्लांटेशन के लिए तो इट्स नॉट सुटेबल। इसमें वाटर भी इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छा नहीं है। तो एग्जैक्टली। तो ये जो नाला है तो हमारे जो गांव के लिए यही है सोर्स ऑफ वाटर की? कोई और भी हमारा सोर्स ऑफ? एक सोर्स ऑफ वाटर, जो मेन सोर्स ऑफ वाटर तो यही है, नाला बोलते हैं, बड़ा नाला बोलते हैं इसको। और दूसरा वाला हमारा मेन नहीं, तो मैं एक बार बात करूं तो वो जो कूल जो दिख रहा है हमें, अच्छा, ये जो वहाँ से लाया जाता है हमारे ना? दो दिखेंगे, ऊपर भी होगा एक, नीचे भी होगी, दोनों का वाटर सोर्स सेम है जहाँ से। ओके ओके। ये हम जो है अपने बगीचे के लिए भी और साथ में पीने के लिए भी यूज़ करते हैं समर्स में, राइट? पीने के लिए बस यही है मेन सोर्स ऑफ वाटर आपका। ओके। तो अब मुझे सुनने में आ रहा है कि यहाँ से ऊपर जो है अब रोड खुली हुई है। हाँ जी, ये जो तो आप कहाँ देख सकते तक हैं, और जो क्यों? वाइट मिट्टी है उसमें आप अभी देख सकते हैं कुछ निशान है zigzag। ये जो हमारा रोड जा रहा है, जेसीबी से बना था 2 साल पहले, हाँ जी। तो ये रोड कनेक्ट करते हैं आपका पूरा ये ऊपर कमांड एरिया जो है ना ऊपर, वहाँ पे कमांड एरिया को कनेक्ट करता है ये रोड। वहाँ पे मीन्स कि हमने अब नई प्लांटेशन करी है, वहाँ पे लैंड को ऐसे स्टेबल बना दिया प्लांटेशन करने के लिए, लोग वहाँ पे बगीचे पौधे बना रहे हैं। अच्छा, वहाँ तक कैसे हमने पहुँचे? उसके लिए जो ये रोड नया खोला गया है, उसके लिए जो नया रोड खुला हुआ है, ये गांव वालों ने अपने मतलब खुद वॉलंटियर करके उन्होंने खुद ने खोला हुआ है। ऑलराइट। कलेक्टिव ये चीज़ें हमें जो है अक्सर शहरों में देखने को नहीं मिलती है। गांव में एक यूनिटी के साथ जो इन चीज़ों को जो है अंजाम देते हैं प्यार से, राइट? ये गांव के जो कि सबके लिए बहुत ही बेनिफिट की बात है। अगर हम सरकार या किसी फंड को वेट करते रहे तो शायद से कई साल और लग सकते थे। तो मैं सोनम जी आपसे मैं थोड़ा ये और जानना चाहूँगा कि आपका क्या कहना है स्नोफॉल का? कैसी रही? मुझे तो लग रही है कि काफ़ी अच्छी स्नोफॉल हुई है, पर कैसा रहा इस बार विंटर्स? कंपैरिजन में पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा कम आया है वैसे स्नोफॉल। ऑलराइट। यहाँ पे थोड़ा है, अभी ट्रेसेस है कुछ या वो भी जो है हमारे ऊपर साइड है। मेरे ख्याल बगीचे में स्नो नहीं है। बगीचे में स्नो नहीं है, गांव में इतना मतलब क्वांटिटी में पड़ा नहीं है पिछले साल। ऑलराइट। हाँ बेशक ये जो ऊपर हाइट में है वहाँ पे थोड़ा अच्छा हुआ है स्नोफॉल, ये घास के लिए ठीक रहेगा ऊपर साइड। ओके। तो यहाँ पे गांव में तो थोड़ा चलो कम से कम थोड़ा सा ही हुआ है, इस साल के कंपैरिजन में बहुत कम। तो इस बार स्नोफॉल भी जो है बहुत लेट हुई है। जो हमारे चरम पे जब विंटर थी, जब हमें चाहिए थी स्नोफॉल, उस टाइम नहीं हुई। तो अब आशा क्या है कि अभी और आगे बर्फ़ पड़ेगी, जिस तरह से मौसम विभाग का क्या अनुमान है कि कुछ दिनों में और ज़्यादा बर्फबारी हो सकती है। हाँ जी, हाँ, पूरी उम्मीद है। ऐसे अब देखा जाए तो क्लाइमेट पे शिफ्ट तो हुआ है कुछ, जैसे कि जब एग्जैक्टली दिसंबर पीक का विंटर होता है उस टाइम पे बर्फ तो होता है, पर अभी इस बार हुआ नहीं। इस बार अभी फरवरी में ही पड़ा हुआ है, 2 बार पड़ा था फरवरी में बर्फ। तो आशा है, उम्मीद है शायद से क्या पता हो जाए 1-2 बार, क्योंकि हमें जो बर्फ़बारी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे हमारे पेयजल के लिए हो, चाहे हमारे बागवानी के लिए हो, चाहे हमारे खेती बाड़ी के लिए हो। अगर हमारे पास ग्लेशियर्स नहीं होंगे तो हमारा जो है जीवन यहाँ पे संभव नहीं है। जैसे कि हम देख सकते हैं मैक्सिमम हमारे पहाड़ जो है बहुत ही डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट में आता है, जहाँ पे हमारे वेजिटेशन नील के बराबर है बिकॉज ऑफ लेक ऑफ वाटर एंड स्नो। क्योंकि हमारे यहाँ बारिश बहुत ही कम होती है, ना के बराबर। तो टोटली हम यहाँ स्नोफॉल पे डिपेंड है।
ग्रीनरी भी नहीं है, पेड़ पौधे भी नहीं है, तो सर्दियों को जो बर्फ़ पड़ता है अब उसी पे डिपेंड रहना पड़ता है, पूरा होल ईयर उसी पे डिपेंड रहना पड़ता है आपको वाटर सोर्स के। जैसे हम देखते हैं कि देखिए नाला भी देखिए हमारा बहुत ही सूखने की कगार पे है। कि नाला भी थोड़ा कम हो गया है पानी इसके क्वांटिटी में। अगर इस तरह से हमारे बर्फ़ नहीं पड़ेगी तो हमें लगता है कि हमें जो है आने वाले टाइम पे पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा। तो हम सबसे यही अपील करते हैं हम कि आप लोग जो है इस समस्या को स्ट्रिक्टली स्ट्रांगली जो इस पे काम करें, वाटर की वेस्टेज ना करें और जितना हो सके हम वाटर को हार्वेस्ट कर सके, इसके अल्टरनेट सोर्स क्या क्या हम उस पर काम करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जैसे इस साल हमें कुछ देखने को मिला वीडियो की जिसमें हमारे कुछ हांगो वैली के कुछ युवा साथियों ने जो है एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने की एक पहल की है। उसको आप किस तरह से देखते हैं? बीइंग आप स्टूडेंट ऑफ इंजीनियर, हाउ यू लुक फॉर दिस फॉर फॉरवर्ड? ये हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए आप इसको एक हम अल्टरनेट वे में ले सकते हैं। हाँ, ये जो पहल किया है वैसे हांगो वालों ने, मतलब ये बहुत ही अच्छी पहल है हांगो के स्टूडेंट की तरफ से, क्योंकि अब जैसे कि क्लाइमेट शिफ्ट हो रहा है, बहुत सारे क्लाइमेट मतलब एग्जैक्टली ये क्लाइमेट चेंज होना ही होना है, क्लाइमेट चेंज होना चाहे 100 साल लगे चाहे 200 साल लगे, होना ही है, क्योंकि ये एक आदमी के रोकने से, एक आदमी के उससे चेंज नहीं है सर। इसको ग्लोबली वर्ल्ड लेवल पे सबको काम करना पड़ेगा, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। तो क्लाइमेट चेंज तो होना ही है। तो फिर आप क्या बोल रहे थे? अब कंटिन्यू। फिर क्लाइमेट उसको कैसे देखते आप जो हांगो के युवा लोगों ने जो पहल की है? नहीं, ये बहुत ही अच्छी पहल है उनकी तरफ से। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि चाहे जितने भी गांव के हैं, चाहे जितने भी स्टूडेंट हैं, उन्हें खुद ही अवेयर होना पड़ेगा और लोगों अवेयरनेस फैलाने के लिए ऐसे मतलब अगर इस तरीके से कोई पहल करे तो ये बहुत ही लाभदायक और काफ़ी क्रिएटिव हो जाता है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। यस, क्योंकि ऐसे नहीं कि हम एकदम से बड़ी चीज़ों को करें, हम छोटी छोटी चीज़ों करके आदतें, चाहे हमारे हैबिट्स को, चाहे हमें डे रूटीन है, इसी चीज़ों से हम पहुंच पाएंगे। हम नहीं कि हमें नहीं चाहिए कि एकदम से हम बड़ी चीज़ को हम आविष्कार करें, तो हमें छोटी छोटी चीज़ें जो है पहल करनी पड़ेगी। खासकर जो हम लोग युवा पीढ़ी जो हम इस क्षेत्र में रहते हैं, अगर हम लोग इन चीज़ों को सीरियसली लेंगे तभी जो है गवर्नमेंट और बाहरी लोग भी जो है इन चीज़ों को सीरियस लेंगे। और नेक्स्ट माय पॉइंट इज़ टू, आप कैसे देखते हैं टूरिज़्म को? टूरिज़्म भी कहीं ना कहीं इसका जो क्लाइमेट चेंज एंड लैक ऑफ वाटर स्कैरसिटी, ये ग्लेशियर्स का पिघल जाना, कंटिन्यूसली पिघलना और स्नोफॉल का टाइमली नहीं होना, टूरिज़्म को आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कहना? आप टूरिज़्म को क्या कहना चाहेंगे आप? अगर इस तरीके का इन्वायरमेंट रहेगा, क्लाइमेट चेंज होते रहेगा, तो टूरिज़्म के लिए ये बहुत ही मतलब हानिकारक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि टूरिज़्म डिपेंड ही इसी पे है कि स्नोफॉल कैसे हो, क्लाइमेट मतलब अब जैसे कि देख सकते कि आप अपर हिमाचल में जैसे कि लाहौल स्पीति है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे स्नोफॉल होती है, तो उसी की वजह से टूरिज़्म में बूस्ट आता है, टूरिस्ट खुद स्नो देखने आते हैं यहाँ पे। अब कल को हो सकता है 100-2 साल के बाद अगर बर्फ़ पड़ना बंद हो जाए तो टूरिज़्म पे बहुत इफेक्ट हो सकता है। टूरिज़्म ओके, ऑल यू आर अवेयर। तो आपको थोड़ा सा डर है कि टूरिज़्म कहीं ना ख़त्म ना हो जाए। माई पॉइंट इज़ दैट कि टूरिज़्म कैसे इस चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है। जैसे आप देखते हैं जितना ज़्यादा टूरिज़्म आ रही है, जहाँ पे हमारा मैन ह्यूमन बीइंग जिस एरिया पे हम पहुँचते हैं वहाँ जो है नेचुरल चीज़ें डिस्टर्ब होती है, राइट? तो टूरिज़्म कैसे इन चीज़ों को डिस्टर्ब कर रहा है, हमारे नेचुरल जो ब्यूटी है हमारे हिमालयस की। हाँ जी, तो हम इसको टूरिज़्म कैसे सस्टेनेबल वे में कर सकते हैं? सेकंड थिंग, पहले आप ये बताइए कि टूरिज़्म से इन चीज़ों का अफेक्ट हो रहा है? बिल्कुल जी। वैसे अगर जहाँ पे मूवमेंट ज़्यादा हो गाड़ियों का, व्हीकल्स का, तो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट में कुछ असर तो पड़ता है, पॉल्यूशन लेवल में इंक्रीज़ हो जाता है और गार्बेज वगैरह रैपर्स फेंक देते हैं। एग्जैक्टली मतलब ये छोटी चीज़ें पर बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे टूरिस्ट आते हैं, हम भी जाते हैं, कोई भी मांगो, सपोज हमारे साथ बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें होती है, राइट? वहीं से स्टार्ट हो जाता है गंद मचना, वहीं से स्टार्ट हो जाता है एग्जैक्टली। तो अब हमें मतलब उससे अफेक्ट होता है, आप मानते हो? होता है। ओके, सेकंड, अब ये बताइए कि अब हम किस तरह से जो सस्टेनेबल वे में टूरिज़्म को प्रमोट कर सकते हैं? मेरे ख्याल से वैसे अगर
टूरिज्म भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है इकोनॉमी का। Yeah, तो exactly. मतलब उसको भी हम इसको neglect तो नकार नहीं नहीं कर सकते। neglect तो नहीं कर इट्स अ सकते। सोर्स ऑफ Source इनकम of है। economy है, देखिए income जाए है। हम जहाँ खासकर अपर हमारे लाहौल स्पीति हिमाचल, के लाहौल स्पीति में राइट पूरा काजा tourism पे साइड, depend है। वहाँ ना हमारी इतनी बागवानी होती है, एक खाली मटर के उस पे भी जीवन यापन करना इट्स लाइक इम्पॉसिबल। तो वहाँ पे जो टूरिज्म से बहुत अजीब कमा रहे लोग, तो वो भी बहुत ज़रूरी, पर इसको हाउ वी कैन डू इन अ सस्टेनेबल वे। इसको सस्टेनेबल वे में करने के लिए मेरे ख्याल से मतलब गवर्नमेंट को ऐसे रूल लाने चाहिए कि जैसे मतलब ग्रीन टूरिज़्म और इको टूरिज़्म पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और ऐसे गाइडलाइंस चाहिए कि हमें कम व्हीकल्स मूवमेंट हो जहाँ से पॉल्यूशन कम हो सके। फिर उस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर अग्रसर हो सकते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन कम करके। मतलब अब उसके लिए थोड़ा टूरिज्म Awareness. इंडस्ट्री को अवेयरनेस होना पड़ेगा, जैसे कि Yeah. लोगों में अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी लोकल लोगों के Yeah. बीच में, ताकि वो भी इन सब कामों में अपना योगदान दे सके। एग्जैक्ट